नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीके बाई पी के यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। विशेषकर राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत आप देखोगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप सोचोगे कि सर ये आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि क्या हुआ कि सन 10 दिसंबर 1948 के अंदर क्या हुआ था कि प्रोफेसर थे, क्या नाम था, हेनकिन। क्या नाम था, हेनकिन। तो प्रोफेसर हेनकिन ने ये एहसास किया कि लोगों को क्या होना चाहिए, कुछ ह्यूमन राइट्स होने चाहिए लोगों के, जिनको कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने पहली बार ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी? तो प्रोफेसर थे हेनकिन। कौन थे? प्रोफेसर हेनकिन। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे मानव हैं उनके अधिकारों के बारे में लोगों को बताया कि भाई मानव के यही अधिकार होने चाहिए। क्या अधिकार होने चाहिए? चाहे वो कपड़े पहनने से लेके हो, चाहे खाना, अच्छा खाना मिलने के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए हो। तो सभी ह्यूमंस के लिए जो प्रकृति ने जो राइट्स दिए हैं, उनके लिए नियम बनाने के लिए प्रोफेसर हेनकिन ने सिफारिश की थी यूएनओ को। तो यूएनओ सन 1948 के अंदर 10 दिसंबर यूएनओ की एक महासभा होती है। महासभा ने सिफारिश की कि सभी देशों के अंदर क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स प्रकृति ने मानवों को दिया है, वो सबकी उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन सबकी रक्षा के लिए ह्यूमन राइट्स का हर देश के अंदर गठन किया गया। ठीक है सर। अब ये हिंदुस्तान में सन 1993 के अंदर आया, 1993। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भारत के अंदर 1993 आने का कारण, 1993 ईस्वी में आने का कारण एक ही रहा। वो क्या रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का जो सामान जो जा रहा था, भारत है वो सस्ते दामों पे बेच रहा था अन्य देशों के मुकाबले। ठीक है, तो अन्य देश के जितने भी यूएनओ के सदस्य थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भारत है जो बाल श्रम करवा रहा है और मानवों को, यानी यहाँ के लोगों को, नागरिकों को उचित पेमेंट नहीं कर रहा है और कम पेमेंट करके सस्ते दामों पर हमें क्या करवा रहा है, सामान उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान उस समय क्या है कि सबसे सस्ता सामान ऑल वर्ल्ड के अंदर उपलब्ध करवाता था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि हमारे भारत की संसद ने एक नियम पारित किया ह्यूमन राइट्स के नाम से। ठीक है, तो वो नियम कौन सा था? 1993। कौन सा? 1993। ठीक है सर। आपको मालूम चल गया कि भाई भारत को ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी। उसका कारण क्या रहा था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, 1993 के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की नेशनल लेवल पे क्या हो गई, स्थापना कर दी गई। ठीक है, स्थापना कब कर दी गई सर? 1993 के अंदर। 1993 के अंदर भारत के अंदर स्थापना कर दी गई। तो केंद्र सरकार ने भारत को बोला कि ठीक है भाई, हर स्टेट के अंदर ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया, वो कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, लिखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया सर? 12 अक्टूबर 1993 को भारत के अंदर क्या किया गई, की गई स्थापना की गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जरूरत क्यों पड़ी भारत के अंदर, वो मैंने बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारा जो सामान है जो और अन्य देशों के मुकाबले सस्ते दरों पर उपलब्ध था। तो अन्य देशों के लोगों ने क्या है, ऑब्जेक्शन किया, व्यापारियों ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। इसके आधार पर हमारी संसद ने अध्यादेश जारी किया, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत एनएचआरसी का एक प्रावधान रखा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, किसके द्वारा स्थापना की गई थी ह्यूमन राइट्स की? हमारी संसद के द्वारा स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई? संसद के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? साविधिक साविधिक संस्थाएं, संस्था। ये गैर संवैधानिक है, दूसरे शब्दों में हम बोले तो गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, इसका मतलब क्या है सर? गैर संवैधानिक का मतलब यह है कि हमारे संविधान में नेशनल ह्यूमन राइट्स या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहीं भी किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो ये क्या है? सांविधिक संस्था है, यानी संसद द्वारा स्थापित की गई संस्था है। हमारे संविधान में क्या है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स का हमारे संविधान में उल्लेख है? तो आंसर होगा नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या एक सांविधिक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है, क्या क्या देखेंगे, संरचना। संरचना का मतलब कि इसके सदस्य कौन कौन है, कितने सदस्य इसके अंदर रखे गए, कौन नियुक्त करेगा उन लोगों को, ठीक है। इस प्रकार इस बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारे जो इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, आयोग की संरचना, आयोग की संरचना के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो संरचना में लिख देता हूं, संरचना यानी कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर, संरचना क्या है इसकी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक तो होगा अध्यक्ष, क्या होगा, एक होगा अध्यक्ष हमारा, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा नंबर का चीज क्या, सदस्य कितने होंगे सर इसमें। तो सदस्य हमारे जो होंगे, लिखो सदस्य, तो सदस्य जो हमारे होंगे टोटल कितने होंगे, टोटल सर सदस्य होंगे हमारे पास में 5। कितने सदस्य होंगे, 5। अध्यक्ष होगा 1, अध्यक्ष कितना होगा, 1। ये होंगे पूर्णकालिक सदस्य। कौन से सदस्य होंगे ये, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य यानी कि पूर्णकालिक होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे 5, ठीक। उसके अलावा सर, इसके अलावा क्या होगा, पदेन सदस्य होंगे, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य मैं आगे बताऊंगा आपको, पूर्णकालिक और पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो पदेन सदस्य जो होंगे हमारे पास वो कितने होंगे सर, 7 होंगे। तो कितने हो गए टोटल सदस्य हमारे पास, 13 हो गए, यानी 1 + 12, 1 + 12, ठीक है। एक अध्यक्ष हो गया और 7 5 12 क्या हो गए हमारे पास, सदस्य हो गए। उनमें से 5 सदस्य क्या होंगे हमारे पास, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अब देखो संरचना के अंदर हम देखेंगे, दूसरी चीज क्या देखेंगे हम, ये सदस्यों की संख्या बता दी मैंने, 7 होंगे पदेन सदस्य, सदस्य जो पूर्णकालिक होंगे वो 5 होंगे, अध्यक्ष हमारा 1 होगा, ठीक है। अब देखो इनकी, हम देखेंगे कि योग्यताएं क्या क्या है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो देखो लिखो सबसे पहले नियुक्ति। तो जो इनकी नियुक्ति करेगा वो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा सर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति तो करेगा, लेकिन किसी की सलाह पर करेगा राष्ट्रपति, अपने विवेक से, स्वयं विवेक से तो करेगा नहीं। तो राष्ट्रपति है जो किसकी सिफारिश पर, यानी किन लोगों की एक चयन समिति होती है, सिफारिश नहीं चलेगी इसमें, चयन समिति होती है। चयन समिति के लोग कौन कौन है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे चयन समिति, उसके बाद हम सदस्यों की क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे। तो चयन समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं वो देखो आप सबसे पहले। देखो जो सदस्य होगा उस चयन समिति का, जो अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन होगा, वो कौन होगा, हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा। कोई भी रहे, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो इससे पहले मनमोहन सिंह हो, वो कौन होंगे, इसके प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होंगे इस चयन समिति के, ठीक है। दूसरा सदस्य कौन होगा सर, तो दूसरा सदस्य लिखिए लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो दूसरा सदस्य हमारा कौन हो गया, लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, राज्यसभा का, राज्यसभा का कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, उपसभापति, उपसभापति। कौन होगा सर, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति। आप लोगों को मालूम है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसमें ध्यान रखना उपसभापति होगा, सभापति मत कर देना गलती से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी देखो सर चौथे नंबर पर कौन होगा सर, तो राज्यसभा का, सॉरी लोकसभा का, डिलीट कर देता हूं, आप लोगों को क्रम से मैं बताऊं। लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता कौन होगा सर, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ठीक है। 5वें नंबर पर कौन होगा सर, तो वो होगा हमारा 5वें नंबर पर होगा हमारा राज्यसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता। कौन होगा सर, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, ठीक है। उसके अलावा सर कौन होगा, हमारे देश का होम मिनिस्टर। अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह है। लोकसभा सॉरी होम मिनिस्टर, हमारे देश का होम मिनिस्टर। तो हमारे टोटल चयन समिति के अंदर कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ठीक है। उसके अलावा कौन हो गया सर,
उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और होम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या होंगे, हमारे चयन समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो, चयन समिति हो गई हमारी। अब ये चयन समिति सिफारिश किसको करेगी? राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी। किसको करेगी? राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि भाई फलाने आदमी को हम क्या बना रहे हैं, कि हम इसको मानव अधिकार आयोग का क्या बना रहे हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं। तो इसकी चयन समिति होगी, ये सदस्य बना रहे हैं, और उस पर साइन कौन करेगा, मोहर कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। तो चयन समिति में 6 लोग हो गए। ठीक है, आप लोग उतार सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, सिलेक्शन तो समिति कर देगी, लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी उठाया और बना दिया। योग्यता है, योग्यता क्या होगी? देखो, अध्यक्ष पद के लिए योग्यता, इससे पहले जो 2019 में संशोधन हुआ, उससे पहले क्या नियम था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, रिटायर्ड जज। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने रिटायर्ड जज है नहीं। उस समय जो कार्यकाल जो होता था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 5 वर्ष या 65 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि इसको बढ़ाकर हम लोगों ने कितना कर दिया? इसको कर दिया हमने 3 वर्ष या 70 वर्ष। एक तो हमको चीफ जस्टिस मिलता नहीं है हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। पहली चीज, हमारा 1.5-2 साल तक रिक्त पद रहा था इसका, ह्यूमन राइट्स का अध्यक्ष का। इसलिए हम लोगों ने क्या, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी कि भाई इसको थोड़ा सा और कम किया जाए योग्यता को, जिससे हमारा ये पद है जो अध्यक्ष का पद खाली ना रहे। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? संविधान के अंदर, सॉरी इस अध्यादेश के अंदर क्या किया गया? संशोधन किया गया। संविधान में तो इसका विवरण है नहीं, तो संविधान के अंदर नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है, साविधिक है, यानी साविधिक मतलब संसद द्वारा बनाया गया। तो योग्यताओं में क्या, 2019 यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, 2019 के अंतर्गत क्या किया गया? हमने इसके अंदर कुछ सुधार किए। क्या सुधार किए? कि या तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? रिटायर्ड जज होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। या फिर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अतिरिक्त, अतिरिक्त लिख सकते हो, अतिरिक्त न्यायाधीश रहा होना चाहिए। वही क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ये अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गई? क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरी देखो, सदस्यों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर? तो सदस्यों की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या? उसमें देखो, पहला जो सदस्य होगा वो हाई कोर्ट का, या तो क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या होगा फिर? तो न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट का। क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। इन न्यायाधीशों को तो हमारे मूल अधिकार हैं, यानी जो हमारे अधिकार ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम होगा, इन्हीं लोगों को मालूम होगा। ठीक है, उसके अलावा कि सर जो तीसरा जो सदस्य होगा वो कौन होना चाहिए सर? तो जो तीसरा सदस्य की जो एलिजिबिलिटी है उसका क्या होगा? वो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए या रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, ये हाई कोर्ट गलत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा सदस्य है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में वो क्या बन सके? वो अध्यक्ष बन सके। न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश होना चाहिए खाली। ठीक है, इसमें आप ये मुख्य हटा देना इसके अंदर से। सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा सदस्य क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, चाहे वर्तमान में हो चाहे वो रिटायर्ड हो। ठीक है, उसके पश्चात देखो हाई कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान या फिर रिटायर्ड। ठीक है, या रिटायर्ड, रिटायर्ड लिख देता, आरटीडी। रिटायर्ड क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए। 3 सदस्य हो गए सर। अब इसके अलावा और कौन सदस्य होंगे सर? 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, 2 ऐसे व्यक्ति जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो? 2 ऐसे व्यक्ति जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो? जानकारी हासिल हो, जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो? जानकारी हो। वो ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या है? जानकार व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, 2 व्यक्ति कौन से होने चाहिए? जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सर और क्या योग्यताएं होनी चाहिए सर? उसके अलावा देखो, एक सदस्य, विचार हो गए। 5वां सदस्य कौन होगा? तो महिला होनी चाहिए। एक सदस्य कौन होगी? महिला होगी, जिसको क्या होने चाहिए? ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा देखो सर कि पदेन सचिव कौन होगा सर? ठीक है, पदेन सचिव का क्या होगा? तो देखो पदेन सचिव कौन होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं।
तो देखो पदेन सचिव की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, देखो पदेन सचिव कौन कौन होंगे, तो ये देखो पदेन सचिव होंगे, ये भी क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे चयन समिति द्वारा। देखो एक आपने पढ़ा होगा एससी कमीशन, पढ़ा होगा, अनुसूचित जाति आयोग कमीशन का अध्यक्ष, पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते हैं जब भी चेंज होता है। तो क्या होगा, एससी कमीशन यानी अनुसूचित जाति का जो आयोग है उसका अध्यक्ष, वो इसका क्या होगा, पदेन सचिव होगा। ठीक है, दूसरा कौन होगा सर, एसटी आयोग का होगा, एसटी कमीशन का क्या होगा, अध्यक्ष होगा सर, एसटी आयोग का क्या होगा सर, कमीशन का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा, वो भी क्या होगा, इसका पदेन सचिव होगा। ठीक है, ये सब सदस्य ऊपर वाले जो 4 मैंने बताए थे पूर्णकालिक हैं, उसके पास 5 जो पूर्णकालिक हैं और ये जो 7 हैं जो क्या है, अर्धकालिक है, यानी पदेन सचिव। उसके अलावा सर कौन होगा, तो उसके अलावा होगा अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन का अध्यक्ष, अदर बैकवर्ड क्लास का अध्यक्ष यानी ओबीसी आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, उसके अलावा सर कौन होगा, ओबीसी के अलावा अभी देखो अल्पसंख्यक आयोग, कौन सा आ जाएगा सर, अल्पसंख्यक आयोग। अगर किसी को अल्पसंख्यक आयोग के बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अल्पसंख्यक आयोग यानी कि मुस्लिम, सरदार जी, सिंधी लोग, ये सब किस में आते हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा सर कौन होगा, पहले ही उतार लो आप लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। 5 इसके अंदर अल्प परमानेंट हो गए, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 7 पदेन सचिव हो गए, 1 अध्यक्ष हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो आप, देखो इसके अलावा सर कौन होगा, इसके अलावा आप देखो अल्पसंख्यक आयोग हो गया, दिव्यांगजन आयोग, दिव्यांगजन का अध्यक्ष, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं आपको, ये भी क्या होगा, पदेन सचिव होगा। इसके अलावा कौन होगा सर, दिव्यांगजन हो गया, महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, महिला आयोग का अध्यक्ष। सर लास्ट कौन सा होगा सर, तो लास्ट होगा महिला आयोग हो गया, दिव्यांगजन आयोग हो गया, ओबीसी आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या हो जाएगा, महिला हो गई तो बच्चे भी होंगे, तो बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। ये क्या होंगे सर, पदेन सचिव होंगे। 7 हो गए पूरे, देख लेते हैं, 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 कौन से हो गए, ये सदस्य हो गए, एकदम बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से याद रखते हैं। देखो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक, उसके बाद दिव्यांगजन, उसके बाद दिव्यांगजन, फिर महिला आयोग, फिर महिलाओं के बच्चे होंगे तो बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, अभी सदस्य हमने पढ़ लिए, कितने होंगे, 1 अध्यक्ष हो गया, उसके पश्चात 5 है जो क्या हो गए, हमारे पूर्णकालिक सदस्य हो गए, और उनके साथ हमारे क्या हो गए, 7 पदेन सचिव हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 13 हो गए, यानी 1 + 12 हो गए। ये हमारे क्या हो गए, सदस्य हो गए, किसके, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। चयन समिति मैंने आप लोगों को बताई दी, ये चयन समिति में कौन कौन लोग होंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो इनका मैंने कार्यकाल आपको बता दिया, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। हटाएगा कौन, तो सर राष्ट्रपति हटाएगा। कब हटाएगा, इसके हटाने की 2 कंडीशन है। कौन सी 2 कंडीशन है, एक तो कदाचार का आरोप होना चाहिए, या तो सदस्य के ऊपर क्या होना चाहिए, कदाचार का आरोप होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, असमर्थता, उस पद के लिए वो असमर्थ हो, असमर्थता। ठीक है, तो कदाचार के जो आरोप में जब अगर व्यक्ति उसको हटाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी जांच करेगा सदस्य की, कि वास्तव में ही कदाचारी है या नहीं है। कदाचार का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कदाचार का जो वर्णन है जो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है। ठीक है, इससे पहले क्या था, 2019 से पहले जो जब तक संशोधन नहीं हुआ था, तो उस समय जो 5 और किसका उम्र कितनी थी, 5 या 70 वर्ष थी, कितनी थी, 5 या 70 वर्ष थी। अभी घटाकर कितनी कर दी है, अभी घटाकर क्या कर दिया, संशोधन के पश्चात 3 या 70 कर दिए। जो पहले जो पदेन सचिव हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे, 4 पदेन सचिव हुआ करते थे, 4 पदेन सचिव हुआ करते थे। अभी कितने हो गए, 7 पदेन सचिव हो गए। पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महिला जो अध्यक्ष है वो नहीं हुआ करती थी, परमानेंट है जो पूर्णकालिक 4 सदस्य हुआ करते थे। अभी टोटल कितने हो गए, अभी 5 हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे।
और कुछ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंदर बचा नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, ये हो गए। अभी देखो हम पढ़ेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। कौन सा पढ़ेंगे सर? राज्य मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा है। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया है आपको, मानवाधिकार आयोग। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम। जो एग्जामिनर चाहेगा कि मुझे बस खाली पास नहीं होने देना है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। मानवाधिकार आयोग है जो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यूएनओ की महासभा का क्या है? ये संस्था है। अब देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग में हम विशेषकर पढ़ेंगे राजस्थान के संबंध में, लेकिन हम एक बार शुरू में हम देखेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो देखो इसकी जो स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर वो 18 जनवरी 1999 को किया गया था इसका गठन। और इसने कार्य कब शुरू किया? तो कार्य शुरू किया सर इसने मार्च 2000 को। कब को शुरू कर दिया था सर? मार्च 2000 को। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया आपसे तो 23 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है सर? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय राजस्थान के अंदर जयपुर में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखें आप। उसके अलावा सर कौन सी धारा के तहत गठन किया गया? तो 21A, यानी 21A लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो, दोनों में से जो आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हो। ठीक है, 21(1) या 21A। ठीक है, प्रथम जो हमारे अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? तो एक लेडीज रही थी, कांता भटनागर जी। हमारी जो प्रथम जो अध्यक्ष रही थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही थी? देखो क्या कीर्तिमान हासिल किया था। हमारी प्रथम अध्यक्ष ही हमारी क्या रही थी? महिला रही थी। तो कौन रही थी सर? हमारी प्रथम जो महिला जो अध्यक्ष रही थी वो कांता भटनागर, महिला भी और अध्यक्ष भी, कांता भटनागर। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है एग्जाम के अंदर, क्योंकि महिला भी और प्रथम अध्यक्ष भी हमारी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप गूगल करके देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो गोपाल कृष्ण व्यास है। ठीक है, और इसका कार्यकाल वही रहेगा जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, तो 70 वर्ष रहेगा। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं हम, चयन समिति की बात कर लेते हैं। तो चयन समिति में कौन कौन लोग रहेंगे सर? तो देखो चयन समिति हम लोग देख लेते हैं। तो चयन समिति देखिए आप, राजस्थान राष्ट्रीय चयन समिति। तो देखो राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूं इसलिए। चयन समिति में कौन कौन होंगे? तो देखो सर, सबसे पहले कौन होगा? हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। उसके पश्चात कौन होगा? हमारा होम मिनिस्टर होगा राजस्थान का। हर स्टेट के अंदर एक होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। उसके अलावा कौन होगा सर? लोकसभा अध्यक्ष होगा। कौन होगा सर? लोकसभा सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, सेंटर का ध्यान रह जाता है। विधानसभा अध्यक्ष रहेगा हमारा, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, 3 सदस्य हो गए। चौथा सदस्य कौन होगा सर? तो विधानसभा, हमारे पास में विधान परिषद नहीं है, खाली विधानसभा है, तो विधानसभा का विपक्ष का नेता। अभी विपक्ष में कौन है? बीजेपी है, तो उसका विपक्ष का नेता। तो ये हमारे 4 सदस्य राजस्थान के अंदर होते हैं। वैसे अन्य जैसे यूपी के बारे में बात करें तो 6 सदस्य होंगे। इसके अंदर क्या होगा? विधान परिषद का वो जुड़ जाएगा, विधान परिषद का उपसभापति जुड़ जाएगा, विधानसभा सॉरी विधान परिषद, विधानसभा नहीं विधान परिषद। यूपी के अंदर क्या जुड़ जाएगा? जहां पर विधान परिषद, वहां विधान परिषद का एक तो जुड़ जाएगा उपसभापति। क्या जुड़ जाएगा? उपसभापति, उपसभापति। उसके अलावा सर क्या जुड़ेगा? उसके अलावा जुड़ जाएगा 5वां, ये 6ठा, विधान परिषद का विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, ये 2 चीजें जुड़ जाएंगी। चयन समिति में 2 लोग बढ़ जाएंगे। हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, खाली विधानसभा है, तो 4 ही सदस्य होंगे। सीएम होगा, होम मिनिस्टर होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके अलावा विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे राजस्थान के अंदर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट में अपना डालिए क्वेश्चन, मैं आपको अगले दिन रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, 2019 नियम के पहले क्या था, सदस्यों की क्या स्थिति रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, स्थिति बता देता हूँ। 2019
हमारे राजस्थान में तो बहुत पहले ही 2006 के अंदर क्या कर दिया गया था, संशोधन कर दिया था। 2006 से पहले की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे उस समय एक अध्यक्ष हुआ करता था और 4 सदस्य हुआ करते थे। तो टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे हमारे टोटल 5 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, सदस्यों की संख्या घटा दी गई। हमारे पास अभी एक अध्यक्ष 2006 के पश्चात और 2 हमने क्या कर दिए, सदस्य कर दिए। तो टोटल हमारे 3 सदस्य होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं सर, टोटल 3 सदस्य होते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग 2006 संशोधित अधिनियम के द्वारा हमने क्या कर दिया, 2 सदस्य कर दिए और एक क्या कर दिया, अध्यक्ष। सदस्यों की बात करें तो फिलहाल हमारे सदस्य हैं, एक महेश गोयल जी हैं, एक राम सिंह झाला जी हैं, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण व्यास हैं, ठीक है, वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं, आप गूगल कर लेना, अभी चेंज हो गए हो तो पता नहीं। मुख्य मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होगा वो कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा। और हमारा राजस्थान मानव अधिकार आयोग एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। किस नाम से निकालता है सर, मानव अधिकार संदेश के नाम से क्या निकालता, पत्रिका निकालता, मानवाधिकार संदेश, इस पत्रिका का नाम है। सीधा आपको क्वेश्चन दे देगा कि मानवाधिकार संदेश पत्रिका कितने महीने के अंतराल पर निकलती है, तो त्रैमासिक है भाई, हर 3 महीने के पश्चात राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निकालता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके अंदर क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। हमारा राष्ट्रपति की जो स्थिति है सेंटर के अंदर, तो स्टेट के अंदर किसकी स्थिति है, राज्यपाल की स्थिति है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इस्तीफा किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। इस्तीफा किसको देंगे, इस्तीफा भी राज्यपाल को देंगे। जो नियुक्त करेगा उसी को क्या देंगे, इस्तीफा देंगे। इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, पद से कौन हटा सकता है। तो पद से भाई, जैसे लोग आरपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति हटाता है, वैसे सेम पद से कौन हटाएगा, पद से हटाना राष्ट्रपति हटा सकता है। ये राज्यपाल के बस की बात नहीं है, राष्ट्रपति हटाएगा। और किससे जांच करवाएगा, हाई कोर्ट से जांच करवाएगा, ठीक है। इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, चयन समिति और सदस्यों की संख्या और योग्यता, पद से हटाना, नियुक्ति, ठीक है। इसमें यहां तक, इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा जाना, आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आज तक पूछा गया है। अगर पूछा भी गया है तो टीचर वो पेपर बनाता है कि कोई तुक्का ही लगा के उसको सही कर सकता है, वैसे सही नहीं कर सकता। अभी मैं सदस्यों के बारे में पूछने लग जाऊं, इनका क्रम जमाइए, ऐसा कीजिए, तो मैं तुक्के में भलाई सही कर दूं, लेकिन सबका नाम रट पाना बड़ा मुश्किल होता है। अध्यक्षों के नाम रटना, सदस्यों के नाम रटना, ठीक है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के हम लोग नाम रट लेते हैं, राष्ट्रपति का नाम रट लेते हैं, लेकिन अगर सभी आयोगों के अध्यक्षों के हम नाम रटने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इससे बाहर वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।